हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PQ स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ एक बार हम फिर से आपके लिए साइंस क्विज के कुछ प्रश्न और उनका आंसर लेके हाजिर हुए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने साइंस क्विज सेक्शन। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्न गैसों में से किसकी विसरण दर अधिकतम होगी? आपको बताना है निम्न गैसों में से किसकी विसरण दर अधिकतम होगी। पहला O2 की, दूसरा CO2 की, तीसरा NH3 की और चौथा N2 की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया है, जिससे आपको अपना आकलन हो सके कि आपने साइंस क्विज के सेक्शन में कितना अंकों का स्कोर किया है, जिससे आप स्वयं भी अपना मूल्यांकन ठीक से कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना प्रश्न। निम्न गैसों में से किसकी विसरण दर अधिकतम होगी? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला O2, दूसरा CO2, तीसरा NH3 और चौथा ऑप्शन है हमारा N2। तो देखिए विसरण दर जो है वो यहाँ पे NH3 अमोनिया जो है इसकी विसरण दर अधिकतम होगी। तो देख लेते हैं ये किस तरीके से अधिकतम होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक फार्मूला होता है R1/R2, जो विभिन्न दो अलग अलग गैसों की विसरण दरें हैं R1 R2। तो ये बराबर होता है हमारा उनके गैसों के आपेक्षिक घनत्वों के R1/R2 बराबर D2/D1, और यही बराबर हो जाता है हमारा उनके मॉलिक्यूलर वेट के M2/M1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं विभिन्न गैसों का, अलग अलग गैसों का। तो इसमें किसकी विसरण दर देखिए अधिक होगी। तो R1 जो है, R जो है वो रेसिप्रोकल है √1/m के। देखिए इस फार्मूले के अनुसार जो R है विसरण दर है वो है रेसिप्रोकल ऑफ उनका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अनुसार आप देख लीजिएगा इनका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के। तो यहाँ पे हमारा NH3 जो है वो सही आ जाता है, क्योंकि NH3 का एटॉमिक वेट जो है वो सबसे कम होगा यहाँ पे, तो उसकी विसरण दर जो है वो सबसे अधिक हो जाएगी। तो इसके लिए R प्रोपोर्शनल जो है R मैक्सिमम होगा हमारा जब M जो है वो मिनिमम होगा, मिनिमम। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा R जो है विसरण दर मैक्सिमम होगा जब M मिनिमम होगा। तो M मिनिमम किसका है मॉलिक्यूलर वेट? NH3 का। और यहाँ पे देख लेते हैं NH3 का मॉलिक्यूलर वेट। हम यहाँ पे देख लेते हैं NH3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। NH3 का नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1/3 यानी 17। ठीक है फ्रेंड, तो NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाता है, यहाँ पे निकाल के लिख देते हैं 17। और CO2 का देख लेते हैं। CO2 का कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 2 × 16। तो कितना हो जाता है हमारा 16 दूनी 32 और 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44। तो CO2 का हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है फ्रेंड? 44 और NH3 का 17। ठीक है, और N2 का देख लेते हैं। 14 × 2 बराबर 28। तो N2 का 28 हो जाता है और O2 का मॉलिक्यूलर वेट 16, एटॉमिक वेट जो है 16 होता है × 2, 16 दूनी 32। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सबसे कम किसका आ जाता है? NH3 का मॉलिक्यूलर वेट जो है NH3 का सबसे कम है, और देखिए जो कि 17 है। और जो R जो है वो रेसिप्रोकल होता है 1/m के √² में। तो जब M मिनिमम होगा तो R हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो सबसे मिनिमम क्या है हमारा? NH3 का एटॉमिक वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट। तो NH3 का सबसे मिनिमम है, इसलिए इसका R मैक्सिमम हो जाता है विसरण दर। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाता है NH3। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक हैं। आपको बताना है फ्रेंड, प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? ये हमारे हो जाते हैं, बताइए फ्रेंड, बिहोलर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बिहोलर।
प्रयोगशाला में जो कार्बनिक पहला कार्बनिक यौगिक क्या था ये भी आपको बता देते हैं। तो प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक जो हमारा बनाया गया था वो था यूरिया, और यूरिया का फार्मूला क्या हो जाता है NH2CONH2। ये हमारा यूरिया का फार्मूला है, और इसका सबसे पहले जो निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे वियोलर, जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पे। H2S कार्य करती है पहला ऑक्सीकारक के रूप में, दूसरा अपचायक के रूप में, तीसरा उत्प्रेरक के रूप में, चौथा वर्धक के रूप में। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, H2S जो है वो गैस वो कैसे कार्य करती है? H2S गैस जो है वो अपचायक के रूप में काम करती है, रिडक्शन के रूप में। और ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अपचायक के रूप में, रिडक्शन के रूप में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। खड़िया एक प्रकार है पहला CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का, CaOH का, उल्टा H कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, और C3H8 का। बताइए फ्रेंड्स खड़िया किसका प्रकार है? तो खड़िया जो प्रकार है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ फ्रेंड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पे। देखते हैं कोयला निम्न रूप में पाया जाता है पहला नाइटर के रूप में, दूसरा क्रायोलाइट के रूप में, तीसरा एलम के रूप में, और चौथा लिग्नाइट के रूप में। तो कोयला निम्न रूप में किस में पाया जाता है आपको बताना है। कोयला जो निम्न रूप में पाया जाता है वो लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन नंबर फोर्थ लिग्नाइट कोयला इज द राइट आंसर, लिग्नाइट के रूप में पाया जाता है निम्न रूप में। ऑप्शन नंबर फोर्थ लिग्नाइट। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। काइनेटोकोर कहलाता है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, पहला सेंट्रोसोम, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा क्रोमेटिड, या फोर्थ ऑप्शन है सेंटोमियर। तो काइनेटोकोर क्या कहलाता है आपको बताना है फ्रेंड। तो बताइए आप लोग काइनेटोकोर क्या कहलाता है। तो फ्रेंड काइनेटोकोर जो कहलाता है वो सेंट्रोमियर कहलाता है, सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सेंट्रोमियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। एक झिल्ली द्वारा घिरे कोशिकांग है, एक झिल्ली द्वारा घिरे कोशिकांग है। पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा केंद्रक, तीसरा स्फीरोसोम, अगला ऑप्शन देखते हैं लाइसोसोम। तो बताइए फ्रेंड एक झिल्ली द्वारा घिरे कोशिकांग है, एक झिल्ली द्वारा घिरे कोशिकांग क्या है? स्फीरोसोम, स्फीरोसोम। एक झिल्ली द्वारा घिरे, एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरे जो कोशिकांग कहलाते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्फीरोसोम। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, स्फीरोसोम। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कोश का सिद्धांत जो सेल थ्योरी है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? पहला हक्सले ने, दूसरा रॉबर्ट हुक ने, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन ने, और चौथा ऑप्शन है स्लाइडन व स्वान ने। तो बताइए फ्रेंड कोश का सिद्धांत जो सबसे पहले प्रतिपादित किया वो दिया था स्लीडन व स्वान ने, स्लीडन व स्वान ने। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, स्लीडन व स्वान। और कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका सिद्धांत दिया स्लीडन व स्वान ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। बरगद की पत्तियों में पाए जाते हैं पहला सिंटोलित, दूसरा एकल कला, तीसरा गोल्जिकाय, और चौथा यूरेसिल। तो बताइए फ्रेंड बरगद की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो बरगद की पत्तियों में जो पाया जाता है वो आपको बताना है, वो है सिंटोलित, सिंटोलित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सिंटोलित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं मिलता? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं मिलता? पहला थाइमिन नहीं मिलता, गुआनिन नहीं मिलता, यूरेसिल नहीं मिलता, या एंडीनिन नहीं मिलता। तो बताइए डीएनए में कौन सा क्षारक जो है वो नहीं मिलता है? थाइनिन, गुआनिन, यूरेसिल और एंडीनिन। तो डीएनए में जो फ्रेंड है वो यूरेसिल हमारा नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, यूरेसिल। जो आरएनए में पाया जाता है डीएनए में नहीं मिलता है, यूरेसिल। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। हरित लवकों का मुख्य कार्य है, हरित लवक जो होते हैं हमारे उनका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, दूसरा जल का संग्रहण, तीसरा भोज्य पदार्थों का संग्रहण, और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। बताइए फ्रेंड आप लोग।
हरित लवकों का मुख्य कार्य क्या है? हरित लवकों का जो मुख्य कार्य है वो होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। चलते फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, एक कोशिका का नियंत्रक भाग है। एक कोशिका का जो नियंत्रक भाग क्या होता है? पहला गाल्जिकाय, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा लवक और चौथा केंद्रक। तो बताइए फ्रेंड, एक कोशिका का नियंत्रक भाग क्या है? एक कोशिका का जो नियंत्रक भाग है वो होता है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। एक कोशिका का नियंत्रक भाग केंद्रक या न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड, न्यूक्लियस या केंद्रक। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यूलेथ्रिक्स एक है, एक मकड़ी, एक शैवाल का प्रकार है, एक कृमि है या एक कीट है। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, यूलोथ्रिक्स क्या है? तो यूलोथ्रिक्स जो है फ्रेंड्स वो एक शैवाल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, एक शैवाल है यूलोथ्रिक्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, 10 दंश कोशिकाएँ मिलती हैं। आपको बताना है दंश कोशिकाएँ किस में मिलती हैं? पहला हाइड्रा में, दूसरा शैवालों में, तीसरा तारा मछली में, अगला देखते हैं मगरों में। तो बताइए फ्रेंड, दंश कोशिकाएँ किस में मिलती हैं? तो दंश कोशिकाएँ फ्रेंड मिलती हैं हाइड्रा में। दंश कोशिकाएँ जो हैं वो हाइड्रा में पाई जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जी हाइड्रा में। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में विद्युत का कुचालक पदार्थ है। आपको बताना है निम्न में विद्युत का कुचालक पदार्थ कौन सा है? पहला HF, दूसरा HCl, तीसरा HBr, चौथा HI, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। तो बताइए विद्युत का कुचालक पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो जो विद्युत का कुचालक पदार्थ है वो है हमारा HF। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये विद्युत का कुचालक पदार्थ है। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, फ्लोरीन जो है वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देता क्योंकि इसमें अनुपस्थित है। एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। फ्लोरीन जो है वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देता क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें अनुपस्थित है। फ्लोरीन जो है वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देता क्योंकि इसमें अनुपस्थित है। कौन सा ऑर्बिटल? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, पहला S ऑर्बिटल, दूसरा P ऑर्बिटल, तीसरा D ऑर्बिटल और चौथा F ऑर्बिटल। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये ऑर्बिटलों का एक क्रम दिखा देते हैं हम आपको। ये S ऑर्बिटल होता है, इसमें P ऑर्बिटल, तीसरा D ऑर्बिटल और चौथा जो है हमारा F ऑर्बिटल। sp d f ऑर्बिटल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें डिवाइड रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्म है जो sp-df में डिवाइड रहता है। तो इसमें जो हमारा d ऑर्बिटल जो है वो उपस्थित नहीं होता है। कौन सा ऑर्बिटल फ्लोरीन में उपस्थित नहीं होता है? d ऑर्बिटल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, d ऑर्बिटल। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। जब क्लोरीन को कमरे के ताप पर शुष्क चूने पर प्रभावित किया जाता है तब बनता है। आपको बताना है, जब क्लोरीन को कमरे के ताप पर शुष्क चूने पर प्रभावित किया जाता है तब बनता है। इनमें से कौन सा हमारा जो है यौगिक बनता है? इनमें से पहला CaClO2 का होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन CaCl2, तीसरा CaOCl का होल ट्वाइस और चौथा ऑप्शन CaOCl2। तो बताइए फ्रेंड, जब क्लोरीन को कमरे के ताप पर शुष्क चूने पर प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है इनमें से? तो बनता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, इसे बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड।
ठीक है फ्रेंड्स, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaOCl2। जी हाँ फ्रेंड्स, CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यदि किसी वृत्त की परिधि 352 मीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो बताइए, यदि किसी वृत्त की परिधि 352 मीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। पहला 9856 मीटर स्क्वायर, दूसरा 8956 मीटर स्क्वायर, तीसरा 6588 मीटर स्क्वायर, चौथा 5986 मीटर स्क्वायर। बताइए फ्रेंड्स आप लोग करके। तो देखते हैं यहाँ पे हम इस सवाल को हल करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक वृत्त दिया हुआ है हमारे पास जिसकी रेडियस r दी हुई है, और इस वृत्त की परिधि हमें जैसा कि प्रश्न के अनुसार दी गई है। तो वृत्त की परिधि यहाँ पे देख लेते हैं 2πr, जो कि वृत्त की परिधि होती है, और ये दी हुई है हमारा 352 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। 352 डिवाइड बाई 2, और पाई की वैल्यू 22/7, जो यहाँ अपवर्ड रिफ्लेक्स हो जाती है 7/22। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 बनता 2, 2 7 बार गया 14 बन गया, 2 6 था 12। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं 11 के टेबल से। 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 11 संग 66। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे हम जी 16 आ रहा है यहाँ पे हमारा। 16 × 7, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाती है, देखिए 16 × 7 मीटर। ठीक है फ्रेंड, और इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो वृत्त का एरिया हमारा क्या होता है, πr²। आपको पता होगा वृत्त का एरिया πr² होता है। यहाँ पाई की वैल्यू देखते हैं, वही 22/7, और आर की वैल्यू आपके सामने दी हुई है 6 × 7 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए 7 से 7 एक हट जाता है यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू आती है 22 × 7 और इंटू 256 × 7 × 22। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा, 9856 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, 9856 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे टेस्ला मात्रक है। आपको बताना है टेस्ला मात्रक है विद्युत फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, या प्रेरक का। तो टेस्ला हमारे एक वैज्ञानिक भी थे, निकोलस टेस्ला जिन्हें बोलते हैं, उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा है। जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, टेस्ला जो है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हमारा एक मात्रक है। किसका है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, टेस्ला। और टेस्ला किसके बराबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के। एक टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी बोलते हैं। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जी हाँ फ्रेंड, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वैद्युत आवेश E एक समान चाल B से एक देखते हैं फ्रेंड्स, समान चुंबकीय क्षेत्र B की बल रेखाओं में गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाला बल है। देखिए फ्रेंड्स, एक जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा,
और इस पर एक आवेश ई है, कोई भी जो मूव कर रहा है बी चाल से, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होता है, ई बी बी साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ क्या है हमारा 0, तो ई बी बी का मान क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, आपको बताना है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज, मॉर्गन, मैक्मिलन या स्किनर। तो बताइए फ्रेंड कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर के आविष्कारक है हमारे चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज। जी हाँ फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी तप्त वस्तु का ताप 2 गुना कर दें तो उसके विकिरण ऊर्जा की मात्रा होगी। यदि किसी तप्त वस्तु का ताप 2 गुना कर दें तो उसके विकिरण ऊर्जा की माप देख लेते हैं। ई जो अनुक्रमानुपाती होता है टी की 4, जो स्टीफेन का नियम भी कहलाता है, या ई बराबर रो टी की 4। देखिए इसके आंसर फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि किसके अनुक्रमानुपाती है, तो ई हमारा अनुक्रमानुपाती है टी की पावर 4 के। और अगर ई में टी को दुगना कर देते हैं हम, देखिए टी को अगर हमने दुगना कर दिया यहाँ पे, सॉरी टी की पावर 4 लगा दी तो कितना हो जाता है 16। तो अगर हमने टेम्परेचर को दुगना कर दिया, टी से 2T कर दिया, तो हमारा ये कितना गुना आ जाता है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, E1 और E2 इसको मान लेते हैं। देखिए E2 बटे E1 बराबर आ जाता है 16E बटे E, E से E कट गया तो हमारा E2 का मान कितना आ जाता है 16E। तो अगर टेम्परेचर को हम दुगना कर देते हैं तो विकिरण ऊर्जा की मात्रा हमारा, देखिए विकिरण ऊर्जा की मात्रा पूछी गई है, टेम्परेचर दुगना कर दें तो विकिरण ऊर्जा की मात्रा हमारी कितनी हो जाती है 16 गुनी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं 2 गुनी, 4 गुनी, 16 गुनी या 32 गुनी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो 16 गुनी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये हमारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दें, और घंटे की बेल आइकन बटन को भी आप लोग प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।